हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे 8 जून के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ये एक चीज़ देख लो, जो इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था उसके लिए यहाँ पे ये है, रेसलर सस्पेंड प्रोटेस्ट ऑन मिनिस्टर एसरेंस। तो जो कौन से मिनिस्टर हैं ये? अनुराग ठाकुर, जो मिनिस्टर हैं, तो यूनियन मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के। तो उनके कहने पे इन लोगों ने अपना क्या किया है, जो प्रोटेस्ट है उसे सस्पेंड किया है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा एक सिटीजन लॉ से रिलेटेड आया है, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई होंगी, तो वो हम अभी देखेंगे। अभी भी इसमें भी देखेंगे और शॉर्ट नोट में भी अपने कवर करेंगे। तो पहले तो ये तो आपको पता ही है, 279th रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन की, उन्होंने रिकमेंड किया है रिटेंशन ऑफ सेक्शन 124 ऑफ IPC। ठीक है, 124 ऑफ IPC विच कंटेन लॉ ऑफ सेडिशन। इट ऑल्सो रिकमेंडेड इनहांस पनिशमेंट फॉर हिज ऑफेंस इन नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और जो सेक्शन 124A और इस सबसे रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप जो लोग देखते होंगे डेली उनको पता होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक चीज़, सेक्शन 124A जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था इंडियन पीनल कोड 1970 में। एक हमें ये चीज़ जाननी थी यहाँ से। और एक चीज़ हमें यहाँ पे ये जाननी है, द लॉ ऑफ सेडिशन वाज डिफाइंड एंड अप्लाइड इन 2 डिफरेंट वेज। जो ये लॉ ऑफ सेडिशन है उसको डिफाइन किया गया है और अप्लाई किया गया है 2 डिफरेंट वेज में ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये लॉ ऑफ सेडिशन है वो ब्रिटिश पीरियड से ही है। बहुत सारे लोग को ऑलरेडी पता होगा जिन्होंने स्पेक्ट्रम या फिर ये सारी चीज़ें फॉलो करी होगी, क्योंकि इसमें देखो द मेजर जो केस रहा है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897। तो बाल गंगाधर तिलक जी पे सिटीजन के चार्जेस लगे थे, इन विच बॉम्बे कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया था। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनको गिल्टी पाया गया था सिटीजन के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था, कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। उनकी जो केसरी, जो एक वीकली उनकी मराठी वीकली वो चलाते थे, जिसका नाम था केसरी। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा उसमें लिखा था, कपल ऑफ आर्टिकल्स उसमें लिखे थे, जो पाया गया कि वो एक तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है डिसअफेक्शन टूवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो डिसअफेक्शन शो कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ के लिए। तो इस वजह से उन पे सिटीजन चार्जेस लगाए गए थे। और बॉम्बे कोर्ट है उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को गिल्टी पाया था। ठीक है, अब ये देखो, ये जो चीज़ें हमें यहाँ जाननी है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेकंड केस जो है वो है नहरेंदु दत्त मजुमदार एंड ORS वर्सेस एम्परर। उसमें क्या हुआ था, डिसाइड किया गया था, डिसाइडेड बाय फेडरल कोर्ट। तो वो फेडरल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। अब ये सारी चीज़ें अगर हमको याद रहेंगी तो हमने मेंस में भी इसको अच्छे से लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आया, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेडिशन पे बहुत बार आ रहा है। ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इस पर भी अभी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखी। और एक और देखो यहाँ पे केस है, केदारनाथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन। तो यहाँ पे ये देखो, ब्रीफ जर्नी इनटू द ब्रिटिश एरा is necessary to be understand in the judgment of केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। तो मतलब केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो केस रहा 1962 में, उसमें क्या हुआ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ कमीशन रिकमेंडेशंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द इसेंस ऑफ जजमेंट। तो उसमें उन्होंने किस बात को हाईलाइट किया, इसेंस ऑफ जजमेंट को। और उसमें क्या कहा गया ये भी हम देखेंगे आगे। केदारनाथ डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड फॉर 2 रीजन। मतलब ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो वैलिड होगा 2 रीज़न के लिए। पहला कौन सा है, सेडिशन थ्रू एन offense against the government। मतलब offense against the government is against the state because government is visible symbol of the state and existence of the state will be in the jeopardy of the government is subverted। सेकेंड क्या कहा जा रहा है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 की बात की गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विच हैज़ वाइडर एम्पलीट्यूड एंड विच इंक्लूड लॉ ऑन द सेडिशन। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशंस बताए गए हैं केदारनाथ केस में। ठीक है, पहला इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दूसरा विच इंक्लूड लॉ ऑन दी सेडिशन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, सेडिशन इज ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा कहा जा रहा है जो सेडिशन है वो ऑफेंस कंसिडर होगा अगेंस्ट गवर्नमेंट
anyone who cause disaffection towards government is liable to prosecuted under the law। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी डिसअफेक्शन शो करता है या डिसअफेक्शन दिखाता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट तो वो लाइबल होगा, ठीक है, अंडर द लॉ। और डिसअफेक्शन हैज़ बीन डिफाइन एज, मतलब डिसअफेक्शन को क्या डिफाइन किया गया है, एज अ पॉलिटिकल हेट्रेड। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वो फैलाता है या कहीं पे लिखता है, जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए या फिर कहीं अब तो सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो फेक चीज़ें क्रिएट करना जो पॉलिटिकल हेटरेट फैलाए, जिससे बहुत सारी वायलेंस और ये सब क्रिएट हो सकती हैं, तो वो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बाई फुल बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट विच अपहेल्ड द पनिशमेंट ऑफ तिलक। तो वो जो बाल गंगाधर तिलक जी को हुआ था, तो उस केस में ये सब बातें भी कही गई थी। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे आर्टिकल 91A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर पीपल हैव फ्रीडम टू चेंज अ बैड गवर्नमेंट। मतलब ये तो है ही फ्रीडम कि वो चेंज कर सकते हैं बैड गवर्नमेंट को। डिसअफेक्शन टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट कैन नॉट बी ऑफेंस, ठीक है। पर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। देखो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे वायलेंस क्रिएट हो, ये याद रखना है। इन फैक्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस कि हाँ वो मतलब दूसरे को वोट दे देंगे, वो नहीं जीतेंगे, इस तरीके का कर सकते हैं। देयर फॉर मेकिंग एन ऑफेंस डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सिटीजन टू हैव एनी अफेक्शन टुवर्ड अ बैड गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। पूरे जो ये आर्टिकल है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड केदारनाथ केस एंड बाल गंगाधर तिलक जी का जो केस है उस चीज़ पे, ठीक है। ओके तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द रियल इशू इज दैट लॉ ऑफ सेडिशन कंटेन इन एक्शन 124A ऑफ IPC इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द लॉ कमीशन इज फेल्ड और डिड नॉट वांट टू सी द fallacy of Kedarnath judgment which did not affect soften the harsh law but declared that it is constitutionally valid. केदारनाथ equate government with state which is illogical in the context। तो मतलब ये अभी का जो है वो बताया गया है। तो हमको क्या जानना था कि किस में क्या क्या बातें कही गई हैं, और ये कहा गया है जैसे किसी पॉलिटिकल हेटरेट फैलाते हैं तो उसके लिए उनको हुआ था, सेडिशन चार्जेस उन पे लगे थे, ठीक है। और गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ें फैलाना, क्योंकि देखो एक चीज़ ये होती है कि जैसे बोलते हैं ना स्टेट को रिप्रेजेंट कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो समवेयर अगर आप देखो पॉलिटिकल पार्टी है अगर कोई, जैसे चाहे अपने यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं कोई भी, आप उसको नहीं मानते, उसके खिलाफ हो, फेयर इनफ। पर जैसे गवर्नमेंट जो बन गई है ऑलरेडी, ठीक है, बन गई है, जैसे प्रेसिडेंट है और बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पोस्ट हैं, तो ऐसे अगेंस्ट ऐसी कोई चीज़ें नहीं आप कह सकते हो जिसकी वजह से बहुत सारा जो वायलेंस या फिर पॉलिटिकल हेट्रेड ये सब फैले, तो ये सेडिशन चार्जेस में आएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, एज अ सिविल सर्वेंट, मतलब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो आगे बनने के लिए, जो भी IAS IPS जो भी आपको बनना हो, तो गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना है, ठीक है। आपकी जो भी चीज़ें हैं आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट के लिए काम करना है, तो पहले से ही ये माइंडसेट बना के चलना है कि हमें वही चीज़ें करनी है जो लॉ के अंडर में आते हैं, लॉ से हमको काम करना है, ना कि हमें कुछ भी पॉलिटिकल माइंडसेट से काम करना है, ये हमको याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में आया है, हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू लो कार्बन सिटी। तो इसके लिए देखेंगे, इसमें बात किया जा रहा है ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन और इवन नेट जीरो सिटीज़ रिक्वायर इंटीग्रेट माइग्रेशन एंड एडाप्टेशन ऑप्शन इन मल्टीपल सेक्टर, और इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कपलिंग अप्रोच, ठीक है। द स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट टू लो कार्बन वेरीज बेस्ड ऑन अ सिटी कैरेक्टर। Transitioning to renewable energy source is not as simple as replacing fossil fuels with clean energy. There are multifarious issues, energy justice and social equality to be dealt with. तो मतलब कुल मिला के इसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रैटेजी है, मतलब मिटिगेट करने के लिए लो कार्बन वैरीज, वो बेस्ड है सिटी के कैरेक्टर पे, ठीक है। तो मतलब कुछ चीज़ें इसमें जो बताई गई हैं, जैसे अगर सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो कैसे जनरेट हो रही हैं चीज़ें।
जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, नॉट अ सिंपल एज रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल विथ क्लीन एनर्जी देर इज़ अ, तो ये सारी चीज़ें एनर्जी सिस्टम आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिंक टू लिवलीहुड। अब ये कहा जा रहा है जैसे एनर्जी सिस्टम है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंक किससे है, लिवलीहुड से, मतलब जीवन यापन से हमारे कनेक्ट करती है, ठीक है। लोकल इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल इंगेज्ड इन डाइवर्स सेक्टर, सो एज वन साइज फिट्स ऑल, one size fits all approach is unlikely to ensure socially and environmentally just transition। तो ये भी यहाँ पे ध्यान देना हमको। कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ से देखेंगे, हम क्या क्या हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो 2020 में क्या हुआ, सिटी डम्प्ड अ होपिंग 29 ट्रिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। तो 2020 में ये पाया गया कि 29 ट्रिलियन टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है। और यहाँ पे है देयरफॉर गिवन द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट सिटीज़ हैव ऑन एनवायरनमेंट, लो कार्बन सिटीज़ ऑन क्रूशियल टू मिटिगेट इफेक्ट। तो ये है, ये तो हमने देख लिया, सेंटर कपलिंग अप्रोच, ये सब अभी जस्ट हमने देखा। अब इसमें देखो वाई आर एनर्जी सिस्टम ट्रांजिशन इम्पॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कहा जा रहा है एन एनर्जी सिस्टम ट्रांजिशन कुड बी रिड्यूस्ड अर्बन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, अर्बन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को अराउंड 74% कर सकता है विद रैपिड एडवांसमेंट क्लीन एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये सब ला करके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमको याद रखनी है, वो टर्म अगर आए हमारे एग्जाम में तो हमको ये होना चाहिए कि हाँ हमने इससे रिलेटेड पढ़ा है। जैसे मिटिगेशन ऑप्शन ऑन द सप्लाई साइड, मतलब दो तरह की सप्लाई साइड, सप्लाई एंड डिमांड की इसमें बात हो रही है, ठीक है। सप्लाई साइड की अगर देखो पहले, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मिटिगेशन ऑप्शन ऑन सप्लाई साइड इंक्लूड फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स एंड इंक्रीजिंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल इन द एनर्जी मिक्स एंड यूजिंग कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी, CCS, ओके। और इसमें क्या करना है, ये सप्लाई साइड का था जो अभी हमने देखा। जैसे सप्लाई साइड का क्या है, फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स, मतलब रिड्यूस करना या हटा देना फॉसिल फ्यूल्स को, और इंक्रीज करना जो भी शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी के। रिन्यूएबल मतलब जिसको रिन्यू किया जा सकेगा फिर से, ठीक है। तो फोकस किस पे करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और कट डाउन करने को सोचना है फॉसिल फ्यूल्स को, ये कहा जा रहा है एनर्जी मिक्स विद, और क्या यूज़ करके, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS टेक्नोलॉजी यूज़ करके। ये सप्लाई साइड की बात हो गई। सप्लाई एंड डिमांड की यहाँ पे बात हो रही है, पहली चीज़। अब सप्लाई साइड का हमने देख लिया, तो डिमांड साइड का इधर देखना है आपको। डिमांड साइड यूजिंग avoid shift and improve framework and would entail reducing demand for material energy substituting the demand for the fossil fuels with the renewables। तो ये डिमांड साइड का हो गया। सेकेंडली ये कहा जा रहा है, सेकेंडली इन ऑर्डर टू एड्रेस रेजिडुअल इमिशन इन दी सेकेंडरी सेक्टर वी मस्ट इम्प्लीमेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, CDR टेक्नोलॉजी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको, जैसे अभी साइंस का आप देख रहोगे हर जगह साइंस ही हो रहा है, क्योंकि साइंस का वेटेज UPSC ने बढ़ा दिया है। तो हर जो भी आप पढ़ोगे न्यूज़ और जो भी आप पेपर पढ़ोगे न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसमें भी साइंस के अब ज़्यादातर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हिंदू ने तो एक साइंस का पेज भी ऐड कर दिया जो कि हमने डिस्कस किया था, आज फिर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बात की गई हैं कि कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ क्या कहा जा रहा है, एन इस्टैब्लिश्ड सिटी कैन retrofit and repurpose in infrastructure to increase energy efficiency। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को सिटी के अकॉर्डिंग बनाने की बात की जा रही है, एनर्जी इफिशियंसी एंड प्रमोट करने के लिए पब्लिक वेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे बाईसाइकिलिंग एंड वॉकिंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा दूर नहीं हो तो आप वॉक करें, प्रेफर करें, थोड़ा ज़्यादा दूर हो तो आप बाईसाइकिलिंग यानी कि साइकिल का प्रयोग करें, ठीक है। ये एक चीज़ कहा जा रहा है अल्टरनेटिव के तौर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब ये देखो, ये एक लाइन जो हम लिख भी सकते हैं, बाय प्लानिंग सिटी इन द वे दैट ब्रिंग प्लेसेस ऑफ वर्क क्लोजर टू द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस दस रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड। मतलब अगर ऐसा हम प्लान करें कि जो सिटीज़ हैं, ठीक है, ये प्लान करना कि सिटीज़ के पास ही, जैसे जिस सिटी में कोई है, ठीक है, आ रैपिडली ग्रोइंग सिटी कैन ट्राई टू ये करना कि उसमें प्लानिंग जो करना सिटी का वो इस हिसाब से करना कि जो वर्क प्लेस हो, ठीक है, वर्क प्लेस और सिटी दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है, मतलब ज़्यादा दूर ना हो वो, ठीक है, वो दूर ना हो। तो ये क्या करना, ब्रिंग प्लेसेस टू वर्क क्लोजर, मतलब क्लोज
एक होना चाहिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है किसी भी पर्सन का, उसका जो रेजिडेंशियल प्लेस है और वर्क प्लेस है दोनों पास होने चाहिए, जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगा ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड, जिससे वो ऐसे ही जा सकता है, वॉक करके जा सकता है, पैदल जा सकता है, बाईसाइकिल, या फिर मतलब बहुत ही क्लोज रहेगा। तो ये इस तरीके से सिटीज़ को अरेंज करने की, मतलब उसको एक तरीके से रेगुलेट करने की बात कही जा रही है। एंड ऑल्सो लीपफ्रॉग टू लो कार्बन टेक्नोलॉजी इंक्लूड रिन्यूएबल एंड CCS। अब ये चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें और कही जा रही है। न्यू एंड एमर्जिंग सिटीज़ हैव मोस्ट पोटेंशियल टू रिड्यूस एमिशन। तो मतलब जो न्यू और एमर्जिंग सिटीज़ होंगी उनके पास ज़्यादा ही पोटेंशियल होगा रिड्यूस करने के लिए। क्यों? जैसे कि वो क्या कर सकती हैं, यूज़ कर सकती है एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल सेंट्रिक अर्बन डिज़ाइन। मतलब वो इस तरीके से बनाए सिटीज़ जो न्यू और एमर्जिंग सिटीज़ हों। पहली तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो उनका वर्क प्लेस है और उनका रेजिडेंशियल जो है एरिया वो पास हो, ठीक है, जिससे उनका जो ट्रांसपोर्ट और ये सब का है डिमांड वो भी रिड्यूस होगा। दूसरी चीज़ ये रिड्यूस इमिशन करना कि यूज़ करना एनर्जी इफिशिएंट सर्विसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरीके से डेवलप करना न्यू एंड एमर्जिंग सिटी के लिए, जो कि ये सब में हेल्प कर पाए। पीपल सेंट्रिक अर्बन डिज़ाइन हो। दे कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट बिल्डिंग कोड दैट मैंडेट नेट जीरो एनर्जी। मतलब ऐसा करना कि वो नेट जीरो एनर्जी यूज़ हो एंड रेट्रोफिट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हो एंड ऑल वाइल ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू लो इमिशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ और का क्या कही जाती है, एनर्जी सिस्टम आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिंक टू लिवलीहुड। तो वो हमने समरी वाले में भी देखा था, पर फिर से हम देखेंगे जो एनर्जी सिस्टम है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किससे लिंक होती है, लिवलीहुड से, ठीक है। लोकल इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। अब ये चीज़ें हम यहाँ पे जब भी कोई आंसर राइटिंग हो हमारी एनर्जी सिस्टम या इस सबसे रिलेटेड ट्रांजिशन और ये सबसे, तो हम वहाँ पे इस चीज़ को मेन बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो हम यहाँ ये भी, जैसे कुछ हमें अच्छे टर्म्स भी यूज़ करने होते हैं, तो हम ये लाइन याद कर सकते हैं यहाँ से, वन साइड फिट फॉर ऑल अप्रोच इज अनलाइकली टू इंश्योर अ सोसाइटी एंड एनवायरमेंट जस्ट ट्रांजिशन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके का हम यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, तो ये भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं जो हमको डिस्कस करनी है, जैसे कि यहाँ पे हम देख लो, यहाँ पे क्या बातें कही जा रही है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर इंस्टेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट जो इनके फ्रैक्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP के, वो फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री को डिवास्टेट देयर इकोनॉमी। पर अगर ये ट्रांजिशन जो इनका होगा, अगर इससे ये अचानक से, मतलब इनको ये होगा कि स्टॉप करने को बोला जाए या ये इस इंडस्ट्री से अपना हटा लें चीज़ें, तो उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, विद द कॉन्सिक्वेंस लैंडिंग पर्टिकुलरली हैवी ऑन दी वर्कर एम्प्लॉयड इन दी फॉसिल फ्यूल सेक्टर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल सेक्टर पे वहाँ पे ज़्यादा लोग, ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ पे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ओके, अब आर देयर एनी सोल्यूशन दैट फोरग्राउंड जस्टिस। तो इसके बाद पे देखो तो बताया गया है, जैसे कि इंश्योर करना ट्रांजिशन लो कार्बन एनर्जी की तरफ, और जो सिटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ अर्बनाइजेशन, नेशनल कॉन्टेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी रिक्वायर स्ट्रैटेजिक एंड bespoke एफर्ट। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना, ठीक है। दीज इंक्लूड मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन रिस्पॉन्स एट एनर्जी मल्टीपल स्टेक होल्डर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको, ये पूरा ही आर्टिकल हमारा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट था, जो कि हमको जानना था। ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन सिटी, लो कार्बन सिटी बनाने के लिए, सिटी की ही बात यहाँ पे हो रही है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और वर्क प्लेस और रेजिडेंशियल प्लेस एक जगह होना, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना, फॉसिल फ्यूल्स को मतलब कट डाउन करना वहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है, हाउ KFON एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन केरला। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है, ये देखो केरला ने अनाउंस किया है एक्सेस टू इंटरनेट वुड बी बेसिक राइट इन दी स्टेट। तो केरला ने अनाउंस किया है कि इंटरनेट एक्सेस जो है वो बेसिक राइट है स्टेट का, बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो। मतलब केरला ने ऐसा कहा है कि जो एक्सेस टू इंटरनेट है वो एक बेसिक राइट है, ठीक है।
और ये भी कहा, और ऐसा कहने वाला ये फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में। और ऐसा इसने कब कहा है, ये डिक्लेरेशंस केम 3 years after UN had passed a resolution recognizing internet access as a basic human right। तो ये ऐसा इसने तब किया है जब उसके बाद, मतलब 3 साल बाद, जब पहले यूएन ने क्या किया, पास किया रेजोल्यूशन, और क्या बोला कि इंटरनेट एक्सेस एक बेसिक ह्यूमन राइट है। उसके बाद फिर इन्होंने ये 3 साल बाद ये चीज़ें बोली हैं। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी यहाँ पे जो हमें जानना है, द अनाउंसमेंट वॉज अकम्प्लाइंट बाई डिटेल्ड अ प्लान टू इंश्योर दैट, ओके यहाँ से देखो, announcement accompanied by detailed plan to ensure that would become a ground reality that setting up Kerala Fiber Optic Network, मतलब इसका फुल फॉर्म है KFON का, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, थ्रू विच इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वो फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑफ कॉस्ट ऑफ 20 लाख बिलो पॉवर्टी फैमिलीज़ को। द प्रोजेक्ट इज एम एट इंश्योरिंग यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस एंड नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये किस लिए किया जा रहा है, रीज़न भी आप जान लो। रीज़न अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे डिजिटल जो डिवाइड है उसको कम करने के लिए किया जा रहा है, एंड विच हैज़ बिकम स्पेशली एक्यूट आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान देना था। जो कि देखो, पहली चीज़ तो ये देख लिया हमने कि इंटरनेट क्या बताया गया, बेसिक राइट वो बताया है, बेसिक राइट इन दी स्टेट, केरला ने ऐसा बोला है। और ऐसा कब उसने बोला है, जब यूएन ने पास कर दिया रेजोल्यूशन, इंटरनेट एक्सेस को बेसिक ह्यूमन राइट बताया। उसके बाद ही इन्होंने केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने को बोला है फ्री ऑफ कॉस्ट टू 20 लाख बिलो पॉवर्टी BPL फैमिलीज़ को। तो ये हमको जानना इधर ज़रूरी था। इधर समरी में भी हम ये सारी चीज़ें देख सकते थे, ठीक है, पर उधर से भी हमने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, केरला गवर्नमेंट रोल इन्वॉल्व सेटिंग अ वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट, मतलब वो एक इंटरनेट उनको प्रोवाइड करने के लिए वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बिगन टू डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चलाया है at grass root level through various local bodies to ensure that everyone is equipped with access basic service through the internet। तो ये केरला ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने ऐसा किया है, ये भी हमको जानना है। ठीक है, और हमको अभी ये सब चीज़ें ना अच्छे से जाननी होंगी, इसलिए भी क्योंकि अब बहुत ही पुराने न्यूज़ UPSC पूछने लगा। तो आप ये नहीं सोच सकते हो सिर्फ मैं 1 साल का तैयार करके चले जाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम, आगे देखेंगे हमें और कौन सा करना है। यहाँ पे देखो एक हमारा और है, नेटो टू पुट अ बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जर्मनी इज़ प्रिपेयरिंग टू होस्ट, जर्मनी होस्ट करेगी बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज जो होने वाला है इन नेटो हिस्ट्री, सो ऑफ टू फोर्स दी टेंट टू इम्प्रेस अलाइज एंड पोटेंशियल एडवाइजरीज, ठीक है, एडवर्सरीज जर्मन एंड अफ्रीकन ऑफिशियल्स। तो बस ये आपको जानना है कि जर्मनी में ये होने वाला, जर्मनी होस्ट करने वाली है। आगे जो भी इससे रिलेटेड आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। 1000 फ्ली होम आफ्टर डिस्ट्रक्शंस ऑफ यूक्रेन डैम, ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये कौन सा डैम है, ये ककोआ डैम जो कि यूक्रेन में है। हमने उसके नियर बाई एरियाज़ और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस वहाँ पे किया था। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा करना है। क्रॉप शॉर्टेज कुड एक्सरबेट इन्फ्लेशन सोइंग MSP इंक्रीज, तो MSP इंक्रीज पे भी ये सारी आई हुई हैं। आगे देखेंगे हम, आगे हमें कौन सा और देखना है न्यूज़ में। अब देखो स्पोर्ट्स ये ना आया ना हमारा स्पोर्ट्स, अभी स्पोर्ट्स के बाद साइंस वाला इन्होंने पेज ऐड करा है, ये पेज साइंस का ऐड हुआ है। कैन यू स्पॉट द क्वांटम फिजिक्स अराउंड योर हाउस। अब क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, पहले भी हमने क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिज्म ये सब चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है। इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट है बस हमको उतना ही देखना है। ठीक है, यहाँ से देखो, व्हाट इज़ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इज ऑफन अंडरस्टूड टू बी फिजिक्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बोथ लोकेटेड एंड absent एट अ प्लेस, मतलब वो लोकेट भी होता है, absent होता है एट अ प्लेस, थिंग्स दैट टनल थ्रू वॉल्स एंड थिंग्स दैट एक्ट अक्रॉस बट वेरी लार्ज डिस्टेंस इज एन इंस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ बात की गई है फर्मी एनर्जी की, ये क्या है।
Take the Fermi energy of electrons in the copper for example. Quantum physics tell us that electrons are not particle like little marble that play with instead wave like ones. अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, देखो, a wave is typically drawn like a curvy line, तो एक curvy line की तरह ये होता है, और the shortest an electron wavelength, ठीक है, ओके, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे बात किसके बारे में किया जा रहा है, फर्मी एनर्जी के बारे में। तो हमें पहले ये जानना होगा कि फर्मी एनर्जी है क्या। पहली चीज़ आपको ये जानना है कि जो फर्मी एनर्जी है वो एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिज़्म का, ठीक है, क्वांटम मैकेनिज़्म का ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट का, ठीक है, वो एक सिंगल पार्टिकल स्टेज में जो उसका होता है, जैसे वो सिंगल पार्टिकल स्टेज में क्या करता है, सिंगल पार्टिकल स्टेट जो होता है उसमें एनर्जी डिफरेंस जो होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट जो ऑक्यूपाई करता है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। और ये नॉन इंटरैक्टिंग होता है और जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है, जीरो टेम्परेचर पे। ये भी चीज़ यहाँ से हमको ध्यान देनी है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा वेव नेचर और ये सब की बात की जा रही है, ओके। और नेक्स्ट देखेंगे हम व्हाट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। इन द जो वी कैन एस्टिमेट एनर्जी ऑफ दिस हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिजिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे देखो, इन फैक्ट इवन इफ यू take block of metal minus 273 degree, the lowest temperature possible in the universe, the Fermi energy of electron will remain high। फिर भी क्या कह रहे हैं, जो फर्मी इलेक्ट्रॉन है, फर्मी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, फिर भी हाई रहती है वो, ठीक है। और द फर्मी इलेक्ट्रॉन एंड फर्मियोनिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलोज फ्रॉम बेसिक क्वांटम मैकेनिज्म। देखो अभी यही मैंने बोला था, बेसिक क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है ये, एंड इट इज़ अ हार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। द नेक्स्ट टाइम यू वंडर वेदर यू हैव एनकाउंटर क्वांटम फिजिक्स जस्ट लाइक हार्दिक हु वॉज वरीड अबाउट द dizzying electrons, pick up a piece of metal around you, a key, a spoon or a pen with a metal tip, and you will be holding a beautiful quantum material in your hand। तो मतलब वो बता रहे कि किस तरीके से मेटल में यूज़ होता है, जैसे ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या है, जैसे बता रहे हैं कि सर व्हाट इज़ फर्मी एनर्जी, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा है हार्दिक ने, सर व्हाट इज़ फर्मी एनर्जी, आई कांट फाइंड अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, व्हाट इलेक्ट्रॉन्स हैव दिस एनर्जी एंड वाई इलेक्ट्रॉन्स हैव दिस एनर्जी एंड वाई की इलेक्ट्रॉन विच इलेक्ट्रॉन हैव दिस एनर्जी, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन्स के पास ये एनर्जी होती है और क्यों होती है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। तो अब इसमें देखो, अ विजिबल एनॉयड हार्दिक, वन ऑफ माई स्टूडेंट, आस्क दिस एज आई स्टार्टेड माई क्लास the other day। Hardik is one of the few undergraduate students is taking a physics department elective course in IIT Kanpur, where I take okay वैराइटीज़। तो उसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि वहाँ पे वो जो टीचर हैं जहाँ पे वो पढ़ाते हैं वैराइटीज, मतलब वहाँ पे एक IIT कानपुर में, तो वहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन वहाँ पे एक लड़का हार्दिक उसने पूछा, दिस कॉपर अ गार्डन वैराइटी मटेरियल दैट रन थ्रू द नेटवर्क ऑफ वायर्स इन आवर होम एंड लाइन्स द बॉटम ऑफ फ्यू कुकिंग यूटेंसिल्स। मतलब बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ दैट कॉपर गार्डन वैराइटी मटेरियल्स, मतलब कहाँ कहाँ वायर्स, our home line of the bottom of the few cooking utensils has electron effectively at least 50,000, ठीक है, इतना होता है। was surprisingly and it was worrisome for the student and my instant logic to prove this by assertion was not helping। 45 degrees Celsius is already hot enough for human of Kanpur to cuts at passerby। मतलब बोल रहे हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी वहाँ पे मतलब एक हॉट वेदर होता है। टू इमेजिन वी आर कैरिंग 50,000 डिग्री इलेक्ट्रॉन्स इन आवर पैकेट, ठीक, सॉरी इन आवर पॉकेट, मतलब जेब में उनके, शुड बी डिफ़िकल्ट टू कंटेम्पलेट।
वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम मेल्ट। तो मतलब ये सारे मेटल्स के बारे में वो बता रहे हैं। आई कुड सी वाई माई स्टूडेंट वर अपसेट, कि वो जान सकते हैं कि क्यों अपसेट है। तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है क्वांटम फिजिक्स ऑफन अंडरस्टूड टू बी फिजिक्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बोथ, जो वो लोकेट भी होता है और समटाइम अपसेंट होता है, ठीक है, एट अ प्लेस, थिंग्स दैट टनल थ्रू वॉल्स, थिंग्स दैट कैन act across very large distance in an instant, but this is also a romantic conception that take for granted and thus overlook quantum physics role in shaping फैसिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ्स। तो किस तरीके से क्वांटम जो फिज़िक्स है उसका रोल अपने डेली लाइफ में होता है। इंडीड इट ऑफर अ होस्ट ऑफ काउंटर इंट्यूटिव प्रिंसिपल टू ग्रैपल विद, बट इट्स ऑल्सो मेक सम ऑफ द मोस्ट क्वांटिटिवली एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे वी कैन एक्चुअली टेस्ट। तो मतलब क्वेश्चन पूछा है इस तरीके से, बता रहे कि हर जगह देखने को आपको क्वांटम फिजिक्स मिल सकता है, तो वैसा बताया। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट है, इन अ फर्स्ट साइंटिस्ट एक्सरे अ सिंगल एटम के बारे में देखेंगे हम। इन अ फेनोमेना फीड साइंटिस्ट हैव फॉर द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई एन एलिमेंट बाय एक्सरे सिंगल एटम। एक्सरे सिंगल एटम की बात यहाँ पे हो रही है। एक्सरे आर इम्पॉर्टेंट वेज टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मटेरियल। तो एक्सरे क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट वे होता है आइडेंटिफाई करने का मटेरियल्स को। साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव दिस टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी एक्सरे की, अब उससे उन्होंने इम्प्रूव करा है। साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव दिस टेक्नोलॉजी थ्रू द ईयर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ सैम्पल रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बिकम वेरी स्मॉल, कि मतलब अब वो और एफिशिएंटली कर सकते हैं टेक्स्ट। अंटिल द करंट एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड एट आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड वॉज रफली कितना 10,000 एटम्स। द रीज़न देयर मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इज एन एटम, मतलब एक एटम की ज़रूरत है। साइंटिस्ट मॉडिफाइड अ कन्वेंशनल एक्सरे डिटेक्टर। तो साइंटिस्ट ने एक मॉडिफाई किया है एक कन्वेंशनल एक्सरे डिटेक्टर। उसमें क्या होगा, टू ऐड अ शार्प मेटल टिप दैट वुड बी मूव टू एक्सट्रीमली क्लोज टू अ सैंपल। तो वो एक्सट्रीमली क्लोज जाएगी उस सैंपल के। दिस इज टू इम्प्रूव द डिटेक्टर एबिलिटी टू रिकॉर्ड एनी सिग्नल्स फ्रॉम एटम्स। तो वो रिकॉर्ड कर पाएगी किसी भी तरीके का सिग्नल, कहाँ से, एटम से। Response to being hit by X rays can be very weak. The more atoms there are, the better detector can pick up on their response. तो जितना ही एटम होगा उतना अच्छे से वो डिटेक्ट कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से हमको एक चीज़ ध्यान देनी है, ये दे यूज्ड अ मैथड, कौन सा मैथड, कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन एक्सरे स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोपी और XSTM। ये याद रख लेना आप लोग, क्या पता इस तरीके की चीज़ें वो पूछता है UPSC, तो क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो क्या यूज़ करने वाले हैं, यूज अ मेथड क्या है, सिंक्रोट्रॉन एक्सरे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी और STM। एटम्स आर, तो इसमें क्या बता रहे हैं, एटम वॉज हिट विथ एक्स रे फोटोन। तो एटम क्या करेंगे, एक्सरे फोटोन से मिलेंगे, टकरा के एज एन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन द एटम एब्जॉर्ब ओनली फोटॉन्स ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी। तो वो क्या करेंगे, इसमें है एज एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एन एटम ऑब्जॉर्व, वो एब्जॉर्व करेगा ओनली फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। फोटोन ऑफ द अदर फ्रिक्वेंसीज पास टू यूजिंग अ स्पेक्ट्रोस्कोप द टीम डिटरमाइंड विच फ्रिक्वेंसीज हैड बीन एब्जॉर्व। द ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट। तो ये हमने यहाँ पे पूरा चीज़ें देख ली और जो हमारा इंपॉर्टेंट था उसको हमने हाईलाइट कर दिया। मतलब आपको इस वाले से क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है आपको कि हाँ एक्सरे क्या होता है और उसमें फोटोन और ये सारी चीज़ें, मटेरियल, एक सिंगल एटम, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। पर मेन जो था ये जहाँ पे मैंने स्टार बनाया है वो याद रखना आपको। तो मैंने ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।